Hi everyone, this is Avnish from ZB and I welcome you all on this session on robotics, IoT and embedded. So guys, last time पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके हम लोग PWM टाइमर की हेल्प से एक एनालॉग सिग्नल जनरेट कर पा रहे थे. So guys, इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि जो दो क्वेश्चंस के आंसर हमारे लास्ट स्लाइड में रह गए थे, जो कि थे कि जो स्केल हम लोगों ने बनाई थी वो 0 से लेके 255 तक ही क्यों है, इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे. साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज के फॉर्मेट में वैल्यू क्यों नहीं इंसर्ट करा रहे हैं, हम लोग क्यों इस वैल्यू को 0 से लेके 255 तक ही क्यों एनालॉग राइट के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं. तो इन दोनों क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि था कि व्हाई दिस एनालॉग स्केल इज फ्रॉम 0 to 255. इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं. तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों को एक एनालॉग सिग्नल की राइटिंग करनी थी तो हम लोग फंक्शन यूज कर रहे थे एनालॉग राइट, तो जिसमें दो पैरामीटर्स थे. पहला था पिन नंबर, दूसरा था वैल्यू. ठीक है, पिन नंबर मतलब वो पिन्स जो एनालॉग आउटपुट जनरेट कर सकती हैं, उन पिन्स को हम यहाँ पर डिफाइन करते थे. वो कौन सी थी? PWM पिन, मतलब 3, 5, 9, 10, 11, मतलब जो ऑर्डिनो यूनो में थी वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, जो PWM पिन्स थी. सेकंड पैरामीटर था यहाँ पर वैल्यू. तो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज दे रहे थे वो थी मेरी 0 से लेके 255 तक. तो क्वेश्चन है, ये वैल्यू 0 से लेके 255 तक ही क्यों है, मतलब ये कुछ और वैल्यू क्यों नहीं है, और क्यों ये वैल्यूज हैं. तो थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में वर्क हो रहा है, कैसे मेरा एक ऑर्डिनो वर्क कर रहा है, ऑर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर जो यूज करा है हमने वो कैसे वर्क कर रहा है. इस पर अगर फिर से थोड़ा सा एक बार डिस्कस करें तो कुछ ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने प्रोग्राम को, जिसमें एनालॉग राइट लिखा हुआ है, फंक्शन को यूज करा गया है, जब हम उसको सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑर्डिनो बोर्ड में अपलोड करते हैं, तो वहां पर हो क्या रहा होता है कि वहां पे जब सॉफ्टवेयर में हम लोग अपलोड क्लिक करते हैं तो वहां पे प्रोग्राम मेरा कंपाइल होता है. मतलब जो सॉफ्टवेयर है, जो कंपाइलर है, वो मेरे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो मेरे सीपीयू को दे देता है. तो मतलब क्या है, क्योंकि सीपीयू जो है वो मेरा मशीन लैंग्वेज में ही प्रोसेसिंग करता है. मशीन लैंग्वेज मतलब डिजिटल में ही प्रोसेसिंग करता है, मतलब बाइनरी कोड्स को ही सीपीयू समझ सकता है. सीपीयू मेरा ABCDEFGH या हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है. वो सिर्फ 0, 1 के फॉर्मेट की जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं, सिर्फ उन्हीं को समझ सकता है. मतलब सीपीयू कुछ भी चीज जो समझ सकता है वो बाइनरी में समझता है. हमने यहाँ पे दिया हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में. साथ में यहाँ पे जो हमने सेकंड पैरामीटर दिया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं हमने 0 से लेके 255 तक, मतलब एक डेसिमल वैल्यू दे रखी है. तो क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो भी चीज दी हुई है हाई लेवल लैंग्वेज में दी है, इसलिए सीपीयू समझ रहा है बाइनरी में, तो कंपाइलर इसको क्या कर रहा है, इसको बाइनरी में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और प्रोग्राम यहाँ पर अपलोड हो जाता है. देन क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर कोडिंग कर रखी होती कि डिजिटल इनपुट की अगर कोडिंग कर रही होती, डिजिटल आउटपुट की अगर कोडिंग कर रखी होती, मतलब कि हमें एक डिजिटल सिग्नल देना था, तो क्या होता, क्योंकि सीपीयू ऑलरेडी डिजिटल सिग्नल को से परफॉर्म कर सकता है, डिजिटल ही परफॉर्मेंस है इसकी. मतलब सीपीयू क्या करता है, जितनी भी कैलकुलेशंस है वो डिजिटल बाइनरी में ही करता है. तो अगर जब हम डिजिटल राइट हाई और लो कह रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसको कोई भी कुछ भी जरूरत ना पड़ती, वो डायरेक्टली अगर हमने डिजिटल राइट हाई करा था तो वो हाई दे देता है डिजिटल पिन पे, और अगर लो कर रहा होता तो वो लो दे देता. लेकिन हमने यहाँ पे यूज कर रखा था एनालॉग राइट, मतलब उसको पता चल चुका है कि हमें यहाँ पर डिजिटल सिग्नल ना दे करके एनालॉग सिग्नल देना है. तो लास्ट टाइम पे हमने जैसा बताया कि एनालॉग सिग्नल जनरेट करने के लिए ऑर्डिनो के पास एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नहीं है. तो नहीं है तो ये कैसे जनरेट करता है, ये PWM टाइमर की हेल्प से ये सिग्नल जनरेट करता था. वो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था किस तरीके से PWM जो टाइमर यूज करा जाता था, मतलब PWM के रिस्पेक्ट में क्या होता था कि जो सिग्नल मेरा वहां पर जनरेट हो रहा होता था वो एक्चुअली एनालॉग तो आउटपुट में हमको दिख रहा होता था, लेकिन एक्चुअल अगर बात करी जाए तो वो मेरा PWM सिग्नल कुछ इस तरीके का था. मतलब वहां पे पल्स की विड्थ समय के हिसाब से मॉडिफाई हो रही थी, और जिसके कारण जो एवरेज वोल्टेज जो आ रहा था वो उसके करस्पॉन्डिंग आता चला जा रहा था. सो अगर बात करी जाए कि अगर PWM टाइमर की हेल्प से अगर ये एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो एक्चुअल में PWM टाइमर की हेल्प से जनरेट हो रहा है. तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि
जो सीपीयू है वो जो प्रोसेसिंग कर रहा है, वो प्रोसेस करके जो डेटा निकाल रहा है, मतलब वो डिजिटल फॉर्मेट में निकाल रहा है, बाइनरी फॉर्मेट में निकाल रहा है, मतलब 0-1 के ऑर्डर में कुछ डेटा निकाल रहा है। किसकी हेल्प से? पीडब्ल्यूएम टाइमर की हेल्प से। सो ये जितने भी टाइमर्स, काउंटर्स, कन्वर्टर्स, ये जितने भी होते हैं ये डिजिटल्स होते हैं, मतलब इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल होती है। सो ये थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी छोटा सा पार्ट है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पीडब्ल्यूएम टाइमर से, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि जो सीपीयू मेरी डिजिटल बिट्स जनरेट कर रहा है पीडब्ल्यूएम टाइमर की हेल्प से, तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि पीडब्ल्यूएम टाइमर इन डिजिटल बिट्स की हेल्प से यहाँ पे हमारा एवरेज एनालॉग वोल्टेज यहाँ पर हमें उसके करस्पॉन्डिंग शो हो रहा था। और यहाँ पे कुछ जो पीडब्ल्यूएम टाइमर था वो क्या कर रहा था, एक डिजिटल सिग्नल कुछ इस तरीके का जनरेट कर रहा था, 1010 या 1111 के मतलब इस ऑर्डर में जनरेट कर रहा था। मतलब डिजिटल बिट्स किस तरीके की थी, 0 या 1 के फॉर्मेट में थी, मतलब ये 000 होंगी या 111 होंगी या 1001, मतलब इसी का कुछ एक कॉम्बिनेशन होगा और उसी कॉम्बिनेशन का एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमें आउटपुट पे शो हो रहा होगा। मतलब अब क्वेश्चन ये है कि मतलब ठीक है, ये यहाँ पे बिट्स जनरेट हो रही है सीपीयू की हेल्प से और पीडब्ल्यूएम टाइमर की हेल्प से, और यही मेरा पीडब्ल्यूएम टाइमर की हेल्प से जो बिट्स जनरेट हो रही है बेसिकली मेरे एक एवरेज एनालॉग वोल्टेज को दे रही है। लेकिन ये कितनी बिट्स होंगी, आखिर कितनी बिट्स होंगी? तो अगर डेटा शीट अगर ऑर्डिनो की देखा जाए तो वहां से पता चलता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल के लिए जो टाइमर पीडब्ल्यूएम टाइमर जो यूज करा हुआ है वो 8 बिट का है। मतलब ये 8 बिट की डेटा पल्सेस जनरेट करता है। मतलब ये जो टाइमर है वो एक बार में, अगर बात करा जाए, एक बार में 8 बिट का डेटा यहाँ पर प्रोसेस करता है। मतलब हमने लास्ट में आपको जैसा बताया था कि अगर कोई सिग्नल है उसका यहाँ पर अगर टाइम बात करी जाए, टाइम पीरियड अगर 2 मिली सेकेंड है तो यहाँ पे हमने 2 बाइट जनरेट करी, एक हाई और एक लो। यहाँ पे मैंने एक 1-1 की एक बाइट, यहाँ पर क्या हुआ 1-0 की, मतलब कुछ डिफरेंट टाइम जनरेट करा है। सिमिलरली अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ये उतने ही टाइम पीरियड में 8 बिट्स जनरेट करता है। मतलब 1-1-1-1-1-1-1 8 टाइम्स या 0-0-0 8 टाइम्स या 0-1 का कॉम्बिनेशन 8 बार जनरेट करता है अपने टाइम पीरियड में। उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वहां पर कुछ ना कुछ कैलकुलेट होकर आ रहा होता है, उसी के रिस्पेक्ट में ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट होता है, उसी के रिस्पेक्ट में वहां पे आउटपुट वोल्टेज आ रहा होता है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, तो इतना पार्ट तो लगभग लगभग थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ठीक है, हमने यहाँ से कुछ भी दिया तो यहाँ सीपीयू ने उसको कंपाइलर ने उसको मशीन में कन्वर्ट करा, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करा। सीपीयू ने उसके अकॉर्डिंग क्या करा कि ठीक है, उसने पीडब्ल्यूएम टाइमर की हेल्प से जो भी इंस्ट्रक्शन आई थी इनपुट में, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मेरी प्रोग्राम के थ्रू आई थी उसके रेस्पेक्ट में एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करना था, कुछ एनालॉग वैल्यू जनरेट करनी थी, तो उसने क्या करा, एक बाइनरी सीक्वेंस जनरेट करा जिनको हमने पीडब्ल्यूएम बोल दिया लास्ट टाइम पे। और ये पीडब्ल्यूएम की जो बिट्स थी वो मेरी 8 बिट्स की थी। मतलब 8 बिट की क्यों थी? क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम टाइमर 8 बिट का था। मतलब सीपीयू 8 बिट से जनरेट करता है पीडब्ल्यूएम टाइमर की हेल्प से आउटपुट में एवरेज वोल्टेज लाने के लिए। ठीक, अब जब सीपीयू को 8 बिट्स चाहिए, बेसिकली सीपीयू को क्या चाहिए, 8 बिट्स चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम टाइमर सीपीयू अपनी तरफ से तो कोई बिट्स जनरेट नहीं करेगा, ना अपनी तरफ से कोई बिट्स हटाएगा। सीपीयू क्या करेगा, जो इनपुट में हमने दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में पीडब्ल्यूएम टाइमर की हेल्प से एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कर देगा। मतलब ये जो सीपीयू है इसको अगर 8 बिट पीडब्ल्यूएम टाइमर को देनी है तो इसको 8 बिट चाहिए होंगी तो ये आएगी कहां से? ये आएगी प्रोग्राम से, मतलब जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे 0 से लेके 255 देते हैं जब यहाँ पर, तो यहाँ कंपाइलर कर क्या रहा होता है, ये कन्वर्ट कर देता है इस जो हमने डेसिमल वैल्यू दी हुई है, मतलब 0 1 2 3 से लेके 255 तक जो ये वैल्यूज दी हुई है, ये इनको क्या कर देता है, ये इनको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। समझिएगा, ये इसको कितने में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि मेरा जो सीपीयू है ये बाइनरी डेटा ही समझ सकता है। अब ये जो कंपाइलर है ये मेरा बाइनरी बिट्स में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन ये बिट्स कितनी होंगी? क्योंकि हमें प्रोसेस करने के लिए चाहिए 8 बिट्स, तो यहाँ पर मेरी जो बिट्स यूज हुई है वो मेरी 8 बिट होती है। मतलब अगर 255 है तो ये इसको 8 बिट्स बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, अगर 0 है तो 0
कि 8 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, या अगर इसके कोई बीच की वैल्यू है तो कुछ इस तरीके से इसके बीच की वैल्यूज को बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, तो फिर ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि जब हमने ये दिया तो एक्चुअल में यहाँ तक जाते समय वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे 8 बिट्स की बाइनरी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये स्केल अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि 0 से 255 तक क्यों थी। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और थोड़ा सा डिजिटल के थोड़े से और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे शायद देख पा रहे हैं कि बात करी जाए अगर फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट से हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हमने लिखा हुआ है बहुत इजी है। अगर हमने लेट से अगर मेरा 8 बिट कन्वर्टर की जगह अगर यहाँ पे मेरा 2 बिट का कन्वर्टर होता, लेट से अगर होता, तो अब देखिए ये जो कंपाइलर है, कंपाइलर बेसिकली जब 0 से लेके 255 को इसको डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो कंपाइलर के अंदर हमने कुछ कोडिंग करी होगी बिट कन्वर्टर की, जो कि क्या कर रहा होगा, जो कि हमने नहीं करी है, ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड आई है। वो क्या करता है कि मेरे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली मतलब इसके अंदर जो कोडिंग करी गई है उसको बताया गया है कि कितने बिट में, उसको बता दिया गया 8 बिट में कन्वर्ट करना है। तो अब थोड़ा सा किस तरीके से 8 बिट में कन्वर्ट करते टाइम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हमने इसको कहा होता बहुत इजी वे में कि आपको 8 बिट में नहीं सिर्फ 2 बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर 2 बिट में कन्वर्ट कर रहा होता तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यही होते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। मतलब अगर 0 0 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0 0 1 को 1 1 0 को 2 एंड 1 1 को 3 में होता है। सो अगर बात करी जाए, अगर जैसा कि हमको यहाँ पे दिख पा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं डेसिमल में, सॉरी जो पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी कॉम्बिनेशन है वो कितने 4 बन रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और डेसिमल की वैल्यू कितनी है 0 से लेके 3 तक, ठीक है। तो ये तो था मेरा एक छोटी सी ट्रुथ टेबल थी 2 बिट कन्वर्टर के लिए। अगर इसी में थोड़ा सा और देखें, सो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला भी डिफाइन करा गया है। हालांकि हम यहाँ पे काउंट भी कर पा रहे हैं कि 4 हमें यहाँ दिख रहे हैं। अगर बात करी जाए अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तो 2 की पावर n, ठीक। यहाँ पे n कितना होता है, n क्या होता है, n होता है कि कितने बिट का कन्वर्टर हमने यूज कर रखा है। सिंस इट इज द 2 बिट कन्वर्टर सो n इक्वल्स टू 2, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। जैसा कि हम यहाँ गिन भी पा रहे हैं कि 4 कॉम्बिनेशन है और फॉर्मूला भी मेरा यही बता रहा है कि 4 कॉम्बिनेशन है। और एक चीज, पहली वैल्यू तो क्योंकि 0 0 है तो हमेशा 0 ही रहती है, लेकिन लास्ट वैल्यू कितनी होगी, हालांकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि बहुत छोटी सी बिट्स थी, 2 ही बिट की बात थी, तो मेरा हम लोग यहाँ पे काउंट कर पा रहे थे, तो हमने कहा 3 है, ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए अगर फॉर्मूले की हेल्प से, तो द लास्ट वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इज 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 मतलब 3। तो हम देख पा रहे हैं कि लास्ट वैल्यू जो होनी चाहिए फॉर्मूले से वो कितनी होनी चाहिए 3। अगर ट्रूथ टेबल में देखा जाए तो ये भी अभी 3 है, ठीक है। अभी थोड़ा संभाल के रखिएगा। अब अगर बात करी जाए इफ वी आर यूजिंग 3 बिट कन्वर्टर, तो 3 बिट में पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर गिने तो हम लोग यहाँ पे होंगे 8 और लास्ट वैल्यू होगी 7। तो फॉर्मूले से अगर देखें तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 बिट कन्वर्टर और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन गए 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। काउंट भी कर पा रहे हैं और फॉर्मूले से भी मेरा 8 आ गया। लास्ट वैल्यू कितनी है यहाँ देख पा रहे हैं 7, और फॉर्मूले से 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7, मतलब लास्ट वैल्यू 7 होनी चाहिए, ठीक है। जब मेरे कन्वर्टर्स बिट कन्वर्टर्स मेरे स्मॉल होते हैं, मतलब 2 3 बहुत ज्यादा 4 तक होते हैं, तो एक बस पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इसको मैनुअली भी मतलब ट्रू टेबल बनाकर भी चीजें समझ सकते हैं। लेकिन जब बिट कन्वर्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब जब 8 बिट कन्वर्टर 10 बिट कन्वर्टर 12 बिट कन्वर्टर आ जाते हैं, तब थोड़ा सा ट्रू टेबल ड्रॉ करना, मतलब पैरेलली 8 बिट्स को बढ़ाते जाना घटाते जाना, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल पाना थोड़ा सा पेन एंड पेपर पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग यूज करते हैं इन फॉर्मूलेस का। तो अगर बात करी जाए हमने यहाँ पे जो कन्वर्टर यूज कर रखा था वो था 8 बिट कन्वर्टर, मतलब 8 बिट कन्वर्टर है। तो बात करी जाए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे वहां पे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर 8 मतलब 256 256 कॉम्बिनेशन होंगे, जो कि एक पेपर पे लिख पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए। और अगर बात करी जाए लास्ट वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर n माइनस 1 मतलब
256 माइनस 1 मतलब 255, मतलब लास्ट वैल्यू क्या होने वाली है 255, मतलब लास्ट वैल्यू जो भी होगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 3 आ रहा था दोनों बाइनरी वैल्यूज कितनी थी 1 1, जब 7 आ रहा था तो लास्ट वैल्यूज कितनी थी 1 1 1 1 1, तो अगर 255 है तो लास्ट वैल्यू कितनी होगी, मतलब बात करी जाए बाइनरी डिजिट्स कितनी 1 1 1 1 1 1, और जो फर्स्ट वैल्यू वो कितनी होगी 0, और उसकी बाइनरी कितनी होगी 0 0 0 0। इसीलिए जो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमें बाइनरी डिजिट चाहिए, वो भी 8 बिट्स की, जो सबसे मैक्सिमम 111 हो सकता है, तो 111 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, अगर उसको देखें तो ये होगा 255 की करस्पॉन्डिंग, अगर 0 0 तो ये 0 की करस्पॉन्डिंग, और इसके बीच में 1 2 3 4 से लेके 255 तक वैल्यूज जाने वाली हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, और ये मतलब 0 से लेके 255 तक ही हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इस चीज का तो आंसर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसी वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देखिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। साथ में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आया कि 0 से लेके 255 तक हम यहाँ पर दे पा रहे हैं, ठीक है, दे दिया उसने 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया। अब एक चीज थी, 0 से लेके 255 तक पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमको पता थे, कितने होंगे 256, और ये कैसे निकाला 2 की पावर 8, मतलब 8 बिट का कन्वर्टर अगर है तो जो हम लोग पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं वो कितनी दे सकते हैं 256, जिसमें पहली वैल्यू होगी 0 और लास्ट वैल्यू होगी 255। लेकिन अगर बात करी जाए कि दूसरा क्वेश्चन जो था कि क्यों हम लोग डायरेक्टली क्या वोल्टेज में वैल्यू नहीं दे सकते, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर देखते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल, अगर इसकी बात करी जाए तो अगर इसकी बात करते हैं, अगर why are we not enter value in directly voltage form, तो देखिए if we enter the value in voltage form then the value is in the form of decimal and the floating point numbers and the number of values are infinite। मतलब बात करी जाए अगर हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज के फॉर्मेट में वैल्यूज देंगे, मतलब ये मेरी 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में होगी, मतलब कभी 1.11112 भी हो सकती है, कभी 3.3333333 पता नहीं कहां तक। अगर बात करी जाए 4.888996 मतलब कितनी भी हो सकती है। मतलब बात करी जाए कि जब अगर हम अपनी स्केल बना रहे हैं 0 से लेके 5 तक, तो हम लोग इंटीजर तो बोल ही नहीं सकते, इंटीजर में तो 5 ही वैल्यू होंगी, 0 1 2 3 4 5, तो 5 में 6 वैल्यूज होंगी इंटीजर में। तो अगर हमें 1 इसके बीच की भी वोल्टेज चाहिए, हमें सिर्फ 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें 1.2 भी चाहिए, 1.3 भी चाहिए, या इसके बीच का भी कुछ चाहिए। तो अगर हमें इसके बीच की भी वोल्टेज रेंज चाहिए तो मतलब हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कंसीडर करने पड़ेंगे, मतलब पॉइंट्स वाली भी लेनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने ले पाएंगे, ऐसे तो इन्फिनाइट बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, मतलब इन्फिनाइट डेसिमल वैल्यूज होंगी 0 से लेके 5 के बीच में, इन्फिनाइट वैल्यूज, क्योंकि 0 फिर 0.0000001 फिर 0.0002, फिर कभी आएगा बहुत इन्फिनाइट वैल्यूज के बाद में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, मतलब इन्फिनाइट वैल्यूज हैं। तो अगर बात करी जाए इन्फिनाइट डेसिमल वैल्यूज हैं, लेकिन when we upload the code the compiler converts into the binary format because microcontroller process the data in digital format, ठीक है। अब जो इन्फिनाइट ये वैल्यूज हैं, ये तो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो क्या होगा, कंपाइलर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। मतलब कंपाइलर को, अब लास्ट वाला देखिए, so compiler need to know that in how many bits it has to convert, है, that is why we are not enter the value directly in voltage form। मतलब अब जब कंपाइलर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तो कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि हम कितने बिट में कन्वर्ट करें, तो क्योंकि वहां पे वो समझे, उसको चाहिए सिर्फ 8 बिट्स। अब मेरे पास है यहाँ इनफिनाइट रेंज, जब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जब मेरे पास टोटल 256 वैल्यू थी तब ये 8 बिट में कन्वर्ट हो रहा था। अगर बात करी जाए इन्फिनाइट वैल्यूज अगर हम लोग इंटर करा देंगे, इन्फिनाइट एक रेंज दे देंगे, तो जब इन्फिनाइट होगी तो पॉसिबल लास्ट वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनाइट माइनस का 1, मतलब इन्फिनाइट वैल्यू, मतलब इन्फिनाइट को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट में तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, हमें पता नहीं कितनी बिट्स चाहिए होंगी, कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो जो कैलकुलेशन होगी वो मैथमेटिक्स से परे होगी, मतलब मैथमेटिक्स उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रही होगी। इसीलिए हम लोग वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली वोल्टेज में ना दे करके हम लोग यूज करते हैं
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू एंटर कराते हैं 0 से लेके 255 तक। सो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसी के साथ में मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देना चाहता हूँ। ये वीडियो मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है और इसमें मैंने दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एनालॉग सिग्नल की रीडिंग करी गई है और उसको जाना है। वहां पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले शूट कर दिया है, तो वहां पे एक मिस्टेक हुई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहां पे मैंने यहाँ पर जब मैंने प्रोग्राम सिंटैक्स एक्सप्लेन करा है तो वहां पर मैंने यहाँ पे कन्वर्ट्स टू डिजिट की जगह कन्वर्ट्स टू हेक्स लिख दिया है। सो गाइस वहां पे आप परेशान ना होइएगा, हेक्साडेसिमल नहीं है, डिजिटल वैल्यूज सॉरी डिजिट्स है, मतलब ये डेसिमल वैल्यूज है, हेक्साडेसिमल नहीं है, वहां मेरे से मिस्टेक से लिख गया है। सो आप वहां पे डिजिट्स कंसीडर कर लीजिएगा, नोट्स बनाते टाइम वहां पे आप डिजिट लिख दीजिएगा। सो गाइस ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, बहुत जल्दी और भी प्यारा कंटेंट आने वाला है। सो थैंक यू।